आज का विषय है कार्यसूची, कार्यव्रत व परिपत्र। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इसके संचालन के लिए 3 स्तंभ माने गए हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से चलती है। उनकी कार्रवाई सार्वजनिक प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा संचालित की जाती है। इस विधायिका में जो सदस्य होते हैं वो जनता का प्रतिनिधि करते हैं। उनके माध्यम से जनता अपने विचारों को वहां रखती है। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का पालन विधानसभा, संसद आदि में किया जाता है। उसी प्रकार हमारे यहां ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक की व्यवस्था इसी क्रम में चलती है। बैठकों का आयोजन होता है। बैठकों के लिए एक निश्चित एजेंडा होता है जिसको कार्यसूची बोलते हैं। बैठकों में क्या कार्रवाई हुई उसकी मिनट्स तैयार होती है जिसको कार्यवृत्त बोलते हैं। उस मिनट्स के जो निष्कर्ष निकल के आए हैं उनका जो क्रियान्वयन होना है उसके लिए परिपत्र जारी होते हैं जिनको हम सर्कुलर बोलते हैं। हमारे देश में अनेक संस्थाएं, एनजीओज हैं, सोसाइटीज हैं। कोई चैरिटेबल सोसाइटीज के नाम पर सोसाइटीज खोल रखी है, कहीं ट्रस्ट हैं। इस प्रकार से इनके रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा होता है। सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत होता है। ये जो सोसाइटी जो संचालित होती हैं, जिनका काम साहित्य, विज्ञान, ललित कलाओं के क्षेत्र का प्रचार प्रसार करना, उसकी अभिवृद्धि करना, व्यक्तियों के आवश्यक ज्ञान तथा उपयोगी ज्ञान की जानकारी का प्रचार प्रसार करना, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा या ज्ञान के क्षेत्र में उनके प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्त अर्थात चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए समाज में काम करती हैं ये सोसाइटियां। इनके अपने नियम उपनियम होते हैं। ऐसी संस्थाएं समय समय पर बैठकों का आयोजन करती है। इस बैठक को आयोजित करने के लिए एक कार्यसूची बनाई जाती है। विधानसभा का सत्र चालू होने से पहले उसकी भी एक कार्यसूची होती है। लोकसभा का जब सत्र चालू होता है उसकी भी एक कार्यसूची होती है। नगर पंचायत या नगर निगम की जितनी भी बैठक होती है उन सबकी सबसे पहले कार्यसूची जारी होती है। कार्यसूची बनाई जाती है। जब कार्यसूची बन जाती है और उस पर जो विचार होते हैं उन विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है, लिखा जाता है, जिससे कार्यवृत्त तैयार करना होता है। उसके बाद जो निर्धारित कार्य योजना होती है उसको प्रभावित करने के लिए परिपत्र तैयार किया जाता है। तो पहले कार्यसूची का निर्माण, कार्यसूची के आधार पर कार्रवाई, बैठक करना, बैठक की कार्रवाई को लिपिबद्ध करना कार्यवृत्त कहलाता है। और उस लिपिबद्ध कार्रवाई के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णय को सार्वजनिक करने के लिए परिपत्र जारी किए जाते हैं, सर्कुलर जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहले आती है कार्यसूची। नंबर 1 कार्यसूची। जैसा कि नाम है कार्यसूची, काम की सूची। किसी संस्था या सोसाइटी की बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों, उस बैठक के लिए कौन कौन से कार्य निर्धारित हैं, उन प्रस्तावित कार्यों, विचारणीय विषयों की जो क्रमबद्ध सूची होती है उसे कार्यसूची अर्थात एजेंडा कहते हैं। यह कार्यसूची संस्था, सभा
या सोसाइटी के अध्यक्ष की सहमति से व्यवस्थापक, प्रबंधक अथवा सचिव तैयार करता है। इसके लिए ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। किसी भी संस्था, सोसाइटी की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है कि उस बैठक में किस विषय पर चर्चा होनी है, इसकी एडवांस में जानकारी, उसकी अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक का अनुशासन में संचालन होता है। बैठक के अनुशासित संचालन करने में सहायता मिलती है। संस्था, सोसाइटी के सदस्य बैठक में पूरी तैयारी के लिए आ सकते हैं। यह भी ध्यान दें, अगर कार्यसूची है तो उस विषय की तैयारी करके उस विषय के अनुचित पक्ष के बारे में सोच करके सम्माननीय सदस्य बैठक में आ सकते हैं, उसके प्रति स्पष्ट टिप्पणियां दे सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक सदस्य को कार्यसूची के साथ जो भी संबंधित संलग्न है वो भी भेजे जाने चाहिए, अग्रिम रूप से भेजे जाने चाहिए। कार्यसूची का प्रारूप इस प्रकार हो सकता है, जैसे कोई संस्था है, छात्र सभा, संस्कृति पब्लिक स्कूल, बलदेव मथुरा, ये हेडिंग हुआ। मथुरा की बैठक की कार्यसूची, सबसे पहला बिंदु उसमें आएगा गत कार्रवाई की संपुष्टि, यानी पिछली बैठक में जो कार्रवाई हुई है उसकी संपुष्टि। गत कार्रवाई का व्रत, कार्यव्रत की संपुष्टि। नंबर दूसरा होगा पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी कि कितने निर्णय का पालन हुआ, कितने का नहीं हुआ। नंबर 3, खेल, कला व संगीत की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले पुरस्कारों पर चर्चा। अब जो होंगे खेल, कला, संगीत आदि जो गतिविधियां होंगी उनमें कितने पुरस्कार, किस तरह के पुरस्कार दिए जाएं, इस विषय पर चर्चा। नंबर 4, विद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा। विद्यालय में जो आयोजन होते हैं कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों को कैसे अच्छा बनाया जाए, इस संदर्भ में यदि कोई प्रतिवेदन है, किसी का कोई सुझाव है, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा की जा सकती। 5वां बिंदु, कक्षा में मोबाइल फोन पर लगाई गई रोक पर चर्चा। कक्षा में मोबाइल फोन पर रोक लगाने के विषय को लेकर के प्रस्ताव रखा जा सकता है, उस पर चर्चा। नंबर 6 बिंदु जो आएगा, अंतिम बिंदु होता है, हर उसमें कार्रवाई में अनिवार्य है, अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। यहां 2 बिंदु अनिवार्य है, हर उसमें आ सकते हैं। नंबर 1 पहला, गत कार्रवाई की संपुष्टि, और सबसे अंतिम अंत विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। इसके अंदर कार्यसूची में
4, 5 बिंदु हो सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि 6, 7 बिंदु हों। किसी 2 विषय को लेकर के भी बैठक हो सकती है, किसी एक विषय को लेकर। ये कार्यसूची बैठक की सूचना इस कार्यसूची की सहित बैठक की सूचना छात्र सभा के सभी सदस्यों को दी जाती है। ऐसी कार्यसूची बना करके सूचना रजिस्टर पर लिख करके सभी सदस्यों को, सम्माननीय सदस्य हैं उनके पास सूचना भेजी जा सकती है। कार्यसूची हमारे देश में नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, विधानसभा तथा लोकसभा की भी जारी होती है। तब इनकी बैठकों का आयोजन होता है। निर्धारित तिथि व समय पर बैठक का आयोजन इसी कार्यसूचना के आधार पर होता है, इसी कार्यसूची के आधार पर होता है। और उसकी कार्रवाई को क्या किया जाता है? कलमबद्ध किया जाता है। उसकी कार्रवाई को लिखा जाता है, लिखित रूप दिया जाता है। उस लिखित रूप को हम कहते हैं कार्यव्रत। कार्यव्रत यानी मिनट्स, जो मिनट्स के नाम से भी जानी जाती है। किसी बैठक यानी मीटिंग की चर्चा या किसी सुनवाई, न्यायालय की सुनवाई भी हो सकती है। किसी कर्मचारी के विरुद्ध जो जांच है, उस जांच की कार्रवाई भी हो सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी, कहीं कोई घपला घोटाला, उसकी जांच के लिए जो कमेटी बैठती है, उसकी भी हो सकती है। उन सबके जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उस प्रक्रिया का लिखित विवरण कार्यव्रत यानी मिनट्स या प्रोटोकॉल्स कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चल रही बैठक, मीटिंग या सुनवाई के दौरान लिखा गया विवरण कार्यव्रत, मिनट्स अथवा प्रोटोकॉल अथवा नोट के नाम से जाना जाता है। कार्यव्रत में उपस्थित लोगों की सूची, कार्यव्रत में उपस्थित लोगों की सूची, उठाए गए मुद्दे, संबंधित प्रतिक्रियाएं तथा मुद्दों का समाधान करने के लिए लिए गए अंतिम फैसले व निर्णय शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य उपलब्धियों और समय सीमा के साथ साथ कौन से कार्य किसे सौंपे गए हैं, इसका हिसाब रखना होता है। इस कार्यव्रत का उद्देश्य यह होता है कि किस व्यक्ति को, किस अधिकारी को कौन सा काम सौंपा है, कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है, उसका हिसाब रखना इस कार्यव्रत का काम होता है। कार्यव्रत का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार होता है। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग प्रारूप अडॉप्ट कर लेते हैं, परंतु सामान्य रूप से यही प्रारूप होता है। सामान्यतः किसी बैठक, मीटिंग के कार्यव्रत में इन बिंदुओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, सबसे पहला बिंदु क्या होता है? सोसाइटी, सभा या कंपनी का नाम। जहां लिखा जाता है, जिस पेज पर लिखा जाता है, उसके ऊपरी भाग में बाईं ओर लिखा जाएगा, बाईं तरफ लिखा जाएगा। नंबर 2, दिनांक। पेज के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर दिनांक लिखा जाता है। नंबर 2, दिनांक। नंबर 3, टॉपिक। टॉपिक लिखा जाएगा, किस विषय, क्या हो रहा है। अनुशासन समिति की बैठक या छात्र सभा की बैठक या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के संबंधित बैठक, ये टॉपिक। उसके बाद नंबर 4 आता है, नंबर 3, दूसरा हो गया दिनांक, तीसरा हो गया टॉपिक, नंबर 4 आता है उपस्थित सदस्यों
उपस्थित सदस्यों के नाम व उनके पद का विवरण। ये चौथे नंबर, ये उस मिनट्स में आएगा, चौथे क्रम में। उपस्थित जितने भी मीटिंग में सदस्य उपस्थित हुए हैं उन सदस्यों के नाम तथा उनके पद का विवरण। पांचवा बिंदु होता है, इसके बाद अगला बिंदु जो होता है उसके नेक्स्ट जो आएगा वो अनुपस्थित सदस्यों के नाम, जो आज मीटिंग में अनुपस्थित रहे हैं, नहीं आ पाए हैं, उनके नाम, उनके पद का विवरण, यदि संभव हो सके तो उनके मीटिंग में उपस्थित न होने का विवरण होना चाहिए। नंबर छठा, कार्यसूची। जो कार्यसूची मीटिंग की सूचना देते समय जारी की गई है वह कार्यसूची इस एजेंडे में आनी चाहिए, इस कार्यवृत्त में आनी चाहिए। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चुने हुए जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो किसी कारण से अनुपस्थित हैं। अब उनके अनुपस्थित होने की स्थिति में मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? मीटिंग निरस्त तो नहीं होगी। मीटिंग निरस्त कब होती है? कोरम के अभाव में। जब निर्धारित संख्या से कम सदस्य आते हैं तब अभी मीटिंग निर्धारित होती है, निरस्त होती है। अन्यथा और किसी कारण से मीटिंग को निरस्त नहीं किया जा सकता। अगर उतने लोग उपस्थित हो गए हैं और उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो सबसे पहले हम अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उस मीटिंग के अध्यक्ष को चुनते हैं जिसकी अध्यक्षता में उस दिन की मीटिंग होनी होती है। अगला बिंदु आता है कार्यसूची के अनुसार मुद्दों पर चर्चा। जैसे कार्यसूची में गत कार्रवाई की संपुष्टि सबसे पहला विषय है, गत कार्रवाई का। अब भाई पिछली कार्रवाई में क्या क्या हुआ था, ये सब काम संपन्न हो गए, उनकी समीक्षा। इसमें ये परेशानी आई, इनकी जगह उत्तरदायित्व किसी और को होता तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरा बिंदु समीक्षा का था। अब तीसरा बिंदु उठाएंगे खेल संगीत। भाई खेलकूद प्रतियोगिता होने वाली है, इस पे किसी ने प्रस्ताव रखा कि पहला पुरस्कार 11,000 का होना चाहिए। अन्य सदस्य ने उसको अनुमोदन कर दिया। अब सबसे विचार, अगर ज्यादातर लोगों के विचार हां में हैं तो वहां प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। इस प्रकार से कार्यसूची के अनुसार मुद्दों पर चर्चा होती है। 9वां बिंदु आता है सुझाव। अगर कोई अन्य सुझाव आता है कि जैसे मीटिंग भाई घर में ना रखी जाए, किसी मंदिर में रखी जाए, या स्कूल में रखी जाए, या सोमवार को न रख के रविवार को रखी जाए, सुबह न रख के शाम को, इस प्रकार के कोई सुझाव आते हैं तो वो सुझाव। इसके बाद में आते हैं निर्णय। इनमें लिए गए निर्णय। प्रस्ताव क्रमांक 1 को प्रस्तावित किया इन्होंने, इस सम्माननीय सदस्य ने इसका अनुमोदन किया, इसने सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव क्रमांक 2 का प्रस्ताव सम्माननीय सदस्य ने रखा, अनुमोदन किया इसने। ये प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों की संख्या में से 75% सदस्यों ने अस्वीकार किया। इस पर इसको ये प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार निर्णय। 11वां बिंदु आता है उत्तरदायी सूचना। जैसे कोई प्रस्ताव पास हुआ, जैसे मोबाइल फोन पर लगाई रोक की समीक्षा है। मोबाइल फोन पर, कक्षा में मोबाइल फोन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, प्रस्ताव किया, पारित हो गया। पारित होने के बाद अब यह आता है कि इनका क्रियान्वयन हमारे श्याम सुंदर करेंगे या हमारे ये छात्र करेंगे एक सूचना अधिकारी के रूप में। इनको सूचना अधिकारी के रूप में इसकी जानकारी सबको देनी होगी कि अब इतनी तारीख से कक्षा में मोबाइल पर रोक है। प्रेस विज्ञप्ति के लिए भी प्रेस विज्ञप्ति भी दी जा सकती है। प्रतिवेदन भी बना करके रिपोर्टिंग के लिए अखबार में छपने के लिए दिया जा सकता है। छठा आता है अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति। अगर अन्य कोई विषय, कोई ऐसा छोटा मोटा विषय रह गया कि नहीं साहब
जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठक में ये होना चाहिए, तो वो अध्यक्ष महोदय से, अध्यक्ष महोदय मैं एक विषय और इस कार्यसूची के अलग रखना चाहता हूं, इस प्रकार का प्रस्ताव रख करके अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय को भी रखा जा सकता है। क्लियर है? अगला बिंदु जो आता है 12वां, वो अगली बैठक की तारीख व विषय है। जब उत्तरदायित्व सौंपने के बाद बैठक समाप्त होती है तो फिर निश्चित कर दिया था कि अगली बैठक इस विषय पर, अगली बैठक इतनी तारीख को आयोजित की जाएगी, इस स्थान पर आयोजित की जाएगी, इसके ये विषय होंगे। मोबाइल कक्षा में रोक लगाई है, उसके प्रभाव जानना की कोशिश करेंगे, पुरस्कारों की क्या व्यवस्था हुई उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आगामी बैठक 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, उसकी तारीख का विवरण हम उसमें कार्यवृत्त में लिखते हैं। ये कार्यवृत्त का, कार्यवृत्त करते समय कुछ सावधानियां हैं जिसको ध्यान देना है। कार्यसूची के कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण, कार्यसूची के कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। क्या विचार हुआ, किसने प्रस्ताव रखा, क्या इसमें सुझाव आए, कौन उसने नेगेटिव अप्रोच थी, किसकी पॉजिटिव अप्रोच थी, ये संक्षिप्त रूप से उसमें लिखा जाता है। दूसरा, इसमें उपस्थित लोगों यानी सदस्यों की राय का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। किसी प्रकार की कोई सुनवाई हो रही है, कोई अगर जांच हो रही है, तो उन जांच की स्थिति में पक्षकारों व गवाहों के वक्तव्य का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। अगला, उपस्थित व्यक्तियों सदस्यों के नाम पदानुसार दिए जाने चाहिए। जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनके नाम उनके पद के अनुसार दिए। जब बैठक समाप्त हो जाती है और जब उत्तरदायित्व किसी को दे दिया जाता है तो फिर एक परिपत्र तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति भी तैयार की जाती है। प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्ति के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आता है परिपत्र। परिपत्र, परिपत्र तैयार किया जाता है। दिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने के लिए बैठक या जो सुनवाई हुई हो या किसी कार्रवाई के लिए में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। उस बैठक में, उस सुनवाई में, उस कार्रवाई में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उनको लागू करने के लिए, उनको प्रभावी करने के लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर के पहला परिपत्र जारी किया जाता है उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में लिखा जाता है, अगर पहला है तो। और अगर दूसरा है तो पहले परिपत्र का हवाला देते हुए उस परिपत्र को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें निर्णय को लागू करने अर्थात क्रियान्वित किए जाने वाले निर्देश होते हैं। परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। परिपत्र का एक प्रारूप देखिए। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा छात्र सभा, छात्र सभा, संस्कृति, पब्लिक स्कूल, बलदेव मथुरा, सबसे ऊपर। इसके बाद यहां पे आएगा पत्रांग, कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए 24/13
SPS/2020। इसके बाद में आता है दिनांक। आज की डाल सकते हैं 23/5/2020 दिनांक। इसके बाद में अधिनियम परिपत्र। विषय, यहां पर डालेंगे विषय। अब विषय में होगा कक्षा में मोबाइल फोन पर रोक, यह विषय हो सकता है। विषय क्या होगा? कक्षा में मोबाइल फोन पर रोक। अब यहां लिखेंगे, इसमें महोदय वगैरह नहीं लिखते, यहां से शुरू करते हैं। छात्र सभा। छात्र सभा की बैठक दिनांक 15/5/2020 में सर्वसम्मति से कक्षा में मोबाइल फोन लाने पर रोक लगा दी है। इसका प्रस्ताव सम्माननीय सदस्य सीताराम ने रखा था। इसका अनुमोदन हर्ष चौधरी ने किया। सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया गया। इसके लिए हमारी कक्षा के श्याम सुंदर ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि कार्यालय में मोबाइल रखने के लिए एक बॉक्स का निर्माण करा दिया जाए और प्राचार्य महोदय से इसका सहयोग हमें लेना चाहिए। अतः प्राचार्य महोदय से सहयोग से इसका अनुपालन करना होगा। यह निर्णय दिनांक 25/5/2020 से प्रभावी होगा। बस यहां परिपत्र समाप्त हो गया। इसके बाद में नीचे लिखेंगे श्याम सुंदर, नाम जिसका है। सूचना अधिकारी, छात्र सभा। तो ये प्रारूप था आपके परिपत्र का। बस आज इतना ही। थैंक यू।